नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके वीके पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले इस चैनल पर बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू की है। मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में प्राचीन भारत के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तार से डिस्कशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप सभी ने उस सीरीज में जो उत्साह दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय आ गया है अपने इस कारवां को एक कदम और आगे ले जाने का। आगामी 72वीं 73वीं बीपीएससी और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो से हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह खंड बहुत ही निर्णायक होता है, चाहे बात दिल्ली सल्तनत की हो, मुगल साम्राज्य की, या फिर उस दौर की कला, साहित्य और प्रशासन की। आयोग यहाँ से लगातार और बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछता रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शानदार तरीके से शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास में पहला टॉपिक है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता या इक्ता प्रदान किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात का अहिलवार चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था। उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उसकी विधवा माता नायिका देवी ने गौरी के विरुद्ध चालुक्य यानी सोलंकी सेना का नेतृत्व किया था। माउंट आबू पर्वत के पास कसाहरादा के मैदान में चालुक्य या सोलंकी सेना ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी। कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के आक्रमण का जिक्र मिलता है, जो कि 1178 ईस्वी में ही हुआ था। संभवतः यह विवाद मूलराज द्वितीय शासनकाल के 1178 ईस्वी के समाप्त होने और भीम द्वितीय का शासनकाल 1178 ईस्वी में प्रारंभ होने के कारण है। किंतु अधिकांश इतिहासकार मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 ईस्वी के समय गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक के रूप में मूलराज द्वितीय को ही स्वीकार करते हैं। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जिसने 1206 से 1210 ईस्वी में शासन किया था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले आवाज में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां यानी कि कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, ऐबक ने कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में
के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियां ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 ईस्वी में औपचारिक रूप से सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन याल्दौज और नासरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थी। ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी कुबाचा से कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यल्दौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हुआ। मिन्हाज के अनुसार अंततः दोनों पक्षों के मध्य संधि हो गई। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम्स एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व की अवधारणा को समझाते हुए कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने इस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में प्रस्तुत विवरण को आधार बनाया। संभवतः इस कारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर पत्रक में उत्तर के रूप में विकल्प बी को ही सही माना, अर्थात विकल्प बी सही होगा, जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप और राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन, सी बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत ए खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। अगला प्रश्न ही इसी का आगे का विस्तार है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां को कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जिल्लिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन के द्वारा। उपर्युक्त व्याख्या से पता चलता है। किस दिल्ली सुल्तानात माफ कीजिएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, नियाबत एक खुदाई और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से ही प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, तुगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन के समय। बलबन के शासनकाल का महत्वपूर्ण विद्रोह तुगरील खां का विद्रोह था। तुगरील खां को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, किंतु उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर
उसके सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की। अपने नाम के सिक्के चलवाए तथा खुतबा भी पढ़वाया। बलबन तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए अमीन खां और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु ये असफल रहे। अतः क्रुद्ध बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां के साथ बंगाल की तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खां अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंततः तुगरिल पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का इक्तेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन, जो 1266 से 1287 ईस्वी में उसका शासनकाल था, ने भारत में ईरानी त्योहार नौरोज को मनाने की प्रथा आरंभ की। नौरोज ईरानी नववर्ष है, जिसे फारसी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा तथा पायबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी, जो फारसी परंपरा का अनुकरण था। तो अगला टॉपिक है खिलजी वंश। खिलजी वंश का पहला प्रश्न है, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किला किलोखरी यानी कि किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसने उदार निरंकुशवाद के सिद्धांत को अपने सामने रखा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए.एल. श्रीवास्तव ने। ए.एल. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक द सुल्तान ऑफ दिल्ली 711 से 1526 एडी में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। अगला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के लिए। इसकी व्याख्या देखते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा और अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिनी उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन बताया। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है।
इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शिवा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा रतन सिंह। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या उपर्युक्त जो व्याख्या थी उससे पुष्टि हो जाती है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी या यादव वंशी शासक रामचंद्र देव था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी में 1296 ईस्वी में आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को प्रति वर्ष कर देने पर बाध्य किया। किंतु अलाउद्दीन के शासक बनने के उपरांत जब रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया, जिससे क्रुद्ध अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, इदरार, इनाम तथा वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों के विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने शेख निजामुद्दीन की महानता की प्रसिद्धि सुनकर उन्हें कुछ गांव की पेशकश की तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख ने यह कहते हुए मिलने से मना कर दिया कि मेरा खानकाह में 2 द्वार हैं, सुल्तान एक से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके उपरांत भी जब सुल्तान जलालुद्दीन ने औलिया को बिना पूर्व सूचना के मिलने की इच्छा जाहिर की, तो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो द्वारा इसकी सूचना औलिया को प्रदान कर दी गई। औलिया सूचना मिलते ही तुरंत अजोधन अपने गुरु बाबा फरीद की जियारत के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार औलिया सुल्तान से प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कतराते रहे। कुछ स्रोतों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी औलिया से मिलने की बात का उल्लेख मिलता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सीधे ऐसी नाटकीय घटना नहीं मिलती जैसी जलालुद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नुसरत खान ने खरीदा था। प्रसिद्ध इतिहासकार के एस लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खां यहाँ के समृद्ध बंदरगाह कैम्बे यानी कि खंभात पर हमला किया। इस अभियान में उसे प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं हाथ लगी। इसी दौरान नुसरत खां को दास मलिक काफूर हाथ लगा। मलिक काफूर को नुसरत खां ने उसके मालिक से छीन लिया। चूंकि मलिक काफूर के मालिक ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। लूट के माल के साथ मलिक काफूर को भी नुसरत खां ने अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेजा। आगे चलकर काफूर की असाधारण प्रतिभा और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र सेनापति बना। अलाउद्दीन के दक्कन अभियान और उसके विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान उसे बलपूर्वक बंधक बनाया था। अतः इसका निकटतम उत्तर सी होगा, यानी कि नुसरत खान। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा घोषित किया तथा खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक ही है तुगलक वंश। तुगलक वंश से संबंधित पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका सही उत्तर है बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के इन चारों शासकों की शासनावधि निम्न अनुसार मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी जो लगभग 20 वर्ष शासन किया, मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 26 वर्ष शासन किया, गयासुद्दीन बलबन लगभग 20 या 21 वर्ष शासन किया। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी का शासनकाल लगभग 38 वर्ष के आसपास है, जो ऊपर दिए गए सभी अन्य शासकों से स्पष्ट रूप से अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका सही उत्तर है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दासों का बहुत शौक था। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया तथा दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल शिफा या शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की। उसमें कुशल हकीम गए थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए
तथा उसने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण, जिन्होंने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उसने पतन को तीव्र कर दिया। 1412 ईस्वी में नासुरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। अगला प्रश्न नहीं बल्कि उसी का अगला आगे का व्याख्या है। वह तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। आगे चलकर उसने लाहौर, दीपालपुर और ऊपरी सिंध पर अधिकार कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न है लोदी वंश। प्रश्न नहीं बल्कि टॉपिक है लोदी वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज-ए-सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंग-ए-सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए-सिकंदर शाही की रचना हुई। ये गायन विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ थे। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था सिकंदर लोदी। अगला टॉपिक है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, यानी कि हरिहर बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई थी। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर द्वितीय। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया। सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, यानी कि ग्रहण किया। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव यानी कि विरूपाक्ष रूप का उपासक था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे,
तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ तथा कुतुबुद्दीन शाही सेना पराजित हुई। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा यानी जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। 1/6 भाग भूमि कर एक कर की आदर्श दशा थी, किंतु वास्तव में भूमि की उपज के आधार पर यह 1/6 से 1/3 के बीच होती थी। शिष्ट यानी कि भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने यानी कि अस्तवन या अथवन कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हम्पी। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसका कार्यकाल 1422 से 1446 था, शासक देवराय का। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश के शासक थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागालमपुरम, नागालापुरम, नागलापुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य शासक सदाशिव राय था। विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था जब तालीकोटा का युद्ध हो रहा था? तो वो था सदाशिव राय, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अगला प्रश्न है, राम राय प्रश्न नहीं बल्कि उसी का व्याख्या है। राम राय एक योग्य सेनापति था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। अगला टॉपिक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इससे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज सल्तनतकालीन सैन्य विभाग था और इस विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमालिक कहलाता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह इक्ता धारकों द्वारा माफ कीजिएगा, रखी गई सैन्य टुकड़ियों का निरीक्षण करता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो पहला है खराज,
दूसरा खुम्स, तीसरा उश्र, चौथा मुक्तई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1, 3 और 4। सिर्फ खुम्स जो है वह भूमि कर नहीं था। खराज, उश्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। यानी खुम्स जो था वो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से जो लूट में प्राप्त होता था उस धन को खुम्स कहा गया है। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में दिया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। ये प्रश्न बार बार पूछता है। जब भी अपवाद हो वहां पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न में विद्यार्थी फंस जाते हैं। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। किसने नहीं लिया? सिकंदर लोदी ने गड़ा हुआ जो खजाना मिलता था उससे कोई हिस्सा नहीं लिया। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य कानून से। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुत्त या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चांदी एवं तांबा। सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है, क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। शशगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था, यानी कि टंका 1 रुपए का तो 48 रुपए का जीतल। यानी कि टंका ज्यादा मजबूत था, जीतल कमजोर था। यदि आप वैल्यू में देखते हैं तो टंका का वैल्यू था। दिल्ली सल्तनत, अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। पहला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्जिद है। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। किसने? तो ऐबक ने। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ए इल्तुतमिश द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह गोलाकार तथा पंचमंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान उलुग खां और रजिया सुल्तान ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी
चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत साहित्य। इसका पहला प्रश्न है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था, जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ध्यातव्य है कि मिनहाज पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। अगला प्रश्न है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिहला। इब्न बतूता ऑलरेडी इसमें मार्क किया हुआ है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रिहला यानी रिहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की। किसने? तो इब्न बतूता ने। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी का पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिया साहेब ने। संत दरिया साहेब ने ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना की। वे बिहार के रहने वाले थे। सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी की सेना के मुखिया थे। इनकी दरगाह बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है चचनामा का फारसी में अनुवाद अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। चचनामा का फारसी अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था। चचनामा अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक के नाम के विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। चचनामा में 680 से 718 ईस्वी तक के सिंध के इतिहास का विवरण है। इस पुस्तक का फारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्जा कलिच बेग फ्रेडू ने बग किया था। यानी कि इस पुस्तक का फारसी में अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद फारसी से अंग्रेजी में किया गया था 1900 में। मिर्जा कलिचबेग फ्रेडू ने बग ने किया था। अगला प्रश्न है तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शम्स सिराज अफीफ। इसी का व्याख्या देखते हैं। तारीख ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखे गए दो अलग अलग फारसी ग्रंथ हैं जिनका शीर्षक समान है। प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसमें स्टार मार्क किया गया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत में कागज का प्रथम प्रयोग लगभग 7वीं से 8वीं सदी के दौरान आरंभ हुआ माना जा सकता है। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगे थे और 12वीं से 13वीं सदी में पांडुलिपियों एवं शाही अभिलेखों में कागज का प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिहार लोक सेवा आयोग जारी अपने अंतिम उत्तर पत्रक में सही विकल्प ए के रूप में चयन किया है, अर्थात 12वीं शताब्दी, जो कि प्रामाणिक रूप से ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर गलत साबित होता है। यह आपको 12वीं से 13वीं सदी में शाही देखने को मिल जाता है और 11वीं शताब्दी तक आते आते भारत में कागज पर लिखे दस्तावेज प्रकट होने लगते हैं। तो इसमें कुछ अस्पष्टता है, फिर भी आयोग ने जिसको उत्तर माना है उसी को ध्यान में रखें और जो प्रमाण है उसको भी विशेष करके ध्यान में रखें।
उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। अगला टॉपिक है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अलाउद्दीन हसन। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अच्छा, किसने? तो ये बात हो रही है जफर खान की। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, जिसमें गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर थे। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। उसने दक्षिण के हिंदू शासकों से संघर्ष किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की प्रथा अपनाई। अगला टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इससे भी कई प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी के बीच से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति के साधना में बाधक नहीं मानते थे। धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पहला ही विकल्प सही है। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उसमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया। वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विभिन्न विचार थे, यानी कि विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहां के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सके और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये कौन सा क्षेत्र था? ये उत्तर भारत का क्षेत्र था। नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। उनका मानना था कि मोक्ष का मार्ग निराकार की प्राप्ति ध्यान के माध्यम से संभव है। इसलिए उन्होंने योगासन, श्वास, व्यायाम और ध्यान जैसी विद्याओं के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की वकालत की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो इसका सही है उत्तर है फिरदौसिया। फिरदौसिया या फिरदौसी सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी। भारत में इस सिलसिले से संबंधित सबसे प्रमुख सूफी शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी थे। शेख मनेरी बिहार में इस सिलसिले के प्रमुख प्रचारक थे। दोस्तों, अब अगला और मध्यकाल का महत्वपूर्ण वंश के बारे में पढ़ेंगे, वो है मुगल वंश। इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बरार। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। सॉरी, माफ कीजिएगा, इससे पहले मैंने बरार पढ़ दिया था, बल्कि यह बाबर है। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को
बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में बाबर के आगमन के कारण। पहला है, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। तीसरा, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कथन सही हैं। तो उपरोक्त में से कौन कथन सही है? तो केवल 3 और 4, यानी कि केवल 3 और 4 में देखते हैं कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, ये सही है। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, यह भी सही है। व्याख्या देखते हैं। बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरी राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी विजय का प्रमुख श्रेय उसके तोपखानों को दिया जाता है। उस्ताद अली मुस्तफा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के भारत आने से पूर्व हो चुका था, जबकि वास्तुकला के क्षेत्र में मेहराब तथा गुंबद का प्रयोग तुर्कों के आगमन के पश्चात ही प्रारंभ हो गया था। अतः कथन ए तथा 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 तथा 4 सत्य हैं। अगला टॉपिक है हुमायूं और शेरशाह से संबंधित प्रश्न। इनमें से तो इसका पहला प्रश्न है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका सही उत्तर है शेर खान। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए। साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। देखते हैं व्याख्या में क्या लिखा गया है। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उनकी मृत्यु लगभग 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ध्यातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। संभवतः 2 विकल्प की वजह से ई माना गया होगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 वर्ष ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 1572 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। इस मकबरे चार बाग शैली में बाग को लगाया गया है, यानी इस मकबरे में 4 बाग शैली में बाग को लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो
इसका सही क्रम है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। दोस्तों, अभी तो ये शुरुआत है। आगे हमने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को जब विस्तार पूर्वक इतिहास या अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसमें ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जाएगा। जैसे इसका भी ट्रिक है, वो अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए एक स्पेशल वीडियोस बनेंगे और उस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। यानी एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। अर्थात युद्धों का सही क्रम इस प्रकार से है: देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां या शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सासाराम। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 ईस्वी के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? तो कालिंजर के युद्ध में। अगला प्रश्न है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह की। जाप्ती या जप्ती मुगल कालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है, जबकि अकबर के शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और भी वैज्ञानिक बनाया गया। जप्ती प्रणाली ही अकबर के समय में आगे चलकर आईने दहसाला का आधार बनी। अगला प्रश्न है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा एच.जी. कीन ने। एच.जी. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी कीन ने उसकी प्रशासनिक एवं शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़कें, सराएं, डाक व्यवस्था आदि सुधारों के संदर्भ में की थी। अगला प्रश्न है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौसा। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। अगला शासक अकबर। अकबर के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. अकबर। आर.पी. त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो यह हो जाएगा सी. दक्षिणी प्रवेश द्वार। यानी जामा मस्जिद का ही एक दरवाजा है जिसे बुलंद दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी दरवाजा के रूप में जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था।
अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है अकबर ने। मुगल व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति सुलह ए कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को अपना राजनीतिक आदर्श बनाया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये जजिया कर वाला जो समय है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अपनी सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सस्ती प्रथा को रोकने का, माफ कीजिएगा, सस्ती नहीं बल्कि सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपर्युक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब? तो ये 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित कर दिया तथा 1574 में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। 1574 में, बट यहाँ आंसर लिया गया है 1576 में। हो सकता है त्रुटि हो या फिर कुछ रहा हो, देखा जाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आगे का डिस्कशन यहाँ दिया हुआ है। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 जुलाई 1576 को राजमहल के युद्ध में टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के द्वारा। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अगला शासक है जहांगीर। इसके बारे में पढ़ते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां यानी कि इंग्लिश खान की उपाधि देकर अर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। जेम्स प्रथम के समय द्वारा भेजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? यानी कि किसने? तो हॉकिंस ने किया था। उपर्युक्त व्याख्या से ही पता चल जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूरजहां ने। एतमाद उद दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगल कालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग किया गया है। अगला है परचीनकारी यानी कि पित्राडुरा या पित्रादुरा भी कहा जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए यानी कि दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पच्चीकारी या परचीनकारी या पित्राद्यूरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्राद्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। अगला शासक शाहजहां, इसके बारे में पहला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था तो किसने? तो शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सिकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। 1638 ईस्वी में की। अच्छा, 1638 ईस्वी में उन्होंने की थी। वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा लगभग 9 साल में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण काल कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ए एल श्रीवास्तव ने। ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जे एन सरकार और वी ए स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। एस आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंधार। कंधार या कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए रणनीतिक, आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। अगला शासक है औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य यानी कि दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। मुगलों का अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश से पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। मुगल गवर्नर शाइस्ता खां ने भी जॉब चौरनॉक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था। अगला टॉपिक है मुगल कालीन
प्रशासन, मुगलकालीन प्रशासन। इसका पहला प्रश्न है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति से थी, जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला, नस्क या मुक्ताई या कनकूत, दूसरा नकदी अथवा जब्ती, तथा तीसरा गल्ला बख्शी या बंटाई। बंटाई 3 प्रकार की होती थी। पहला खेत बंटाई, दूसरा लंक बंटाई, तीसरा रास बंटाई। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। पहला दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। 2 अस्पा में 2 गुने घोड़े। सिंह अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक आचरण अधिकारी। प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी, उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया। वेश्याओं का नगरों में निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को राजस्व मुक्त अनुदान भूमि थी। मदद ए माश कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था, तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग ना हो पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी काजी उल कुजात यह प्रधान काजी था तथा न्याय विभाग का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान, तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला टॉपिक है मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला से। तो पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका स्टार उत्तर मार्क किया गया है। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना यानी कि एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रेजिन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। अकबर ने 1558 से 1572 ईस्वी तक आगरा में, 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में और 1585 से 1601 ईस्वी तक लाहौर में और 1603 से 1605 ईस्वी तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित की। तो किसने? अकबर ने। ध्यातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, अर्थात बी अकबर। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें भी स्टार मार्क किया गया है,
अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा है। कुछ स्रोतों में अकबर के काल में चित्रित प्रथम ग्रंथ के रूप में तूतीनामा का उल्लेख भी मिलता है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार इसका चित्रांकन अकबर के शासनकाल में 1507 ईस्वी में आरंभ हुआ था, न कि हुमायूं के काल में। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देख रेख में प्रायः लगभग 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अतः ए और सी दोनों विकल्प सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि ऑप्शन ई होता एक से अधिक तो एक से अधिक होता, यानी कि ए और सी, ए अब्दुल समद और मीर सैयद अली। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? एक यूरोपियन चित्रकारी इसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारों ने दो विशेषताएं ग्रहण की थी। अच्छा, मुगल चित्रकारों ने उन लोगों से दो विशेषताएं ग्रहण की। पहला है व्यक्ति विशेष का चित्रण, जो कि आप पटना कलम में भी इसकी छाप देखेंगे। दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। कौन? मिस्किन। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ए अकबर के समय। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दशवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जो दसवंत, बसावन, केशु यानी केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कालमक, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल और हरिवंश आदि ये चित्रकार थे। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ये जहांगीर के समय में शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों को अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था। किसने? अबुल हसन ने, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा हुआ है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे है मुगल कालीन साहित्य से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी। गीतावली, विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना तुलसीदास ने की है, जबकि साहित्य लहरी की रचना सूरदास ने की है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में
जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसके लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। तबकात-ए-अकबरी, जिसे कभी-कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तबकात-ए-अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तबकात-ए-अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई थी। मुगल कालीन इतिहास को जानने में इस रचना की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईश्वरदास नागर। फुतुहात-ए-आलमगीरी पुस्तक ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी, जो लंबे समय तक जोधपुर जिले के एक मुगल अधिकारी थे। इस कृति में औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। यह मालवा और राजपूताना के प्रांतीय शासन पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है। इसमें उसके शासनकाल के आसपास के रहस्यों की गहरी अंतर्दृष्टि शामिल है, जिसे आंशिक रूढ़िवादी, सांप्रदायिक, संप्रदायवादी और यहाँ तक कि जन विरोधी के रूप में पेश किया गया है। ध्यातव्य है कि फुतुहात-ए-आलमगीरी में सम्राट को न तो इस्लाम के समर्थक और न ही हिंदू धर्म के उत्पीड़क के रूप में दर्शाता है। इसके अलावा न तो शिवाजी के साथ संघर्ष है और न ही जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद की घटनाओं को धार्मिक दृष्टि से सामने रखा गया है। अगला है कि तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की में। तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगतई तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, जबकि बाबरनामा का अंग्रेजी में प्रथम अनुवाद जॉन लेडेन और विलियम एर्स्किन ने किया था। मुगल काल से संबंधित विविध प्रश्न हैं, देखते हैं। सूची 1 में पिता का नाम दिया गया है, सूची 2 में पुत्र का नाम दिया गया है। इसे मिलान करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी ए का 3, यानी कि बाबर पिता थे कामरान के। अगला बी का 1, यानी कि अकबर का पुत्र सलीम, और सी का 4 मुराद, शाहजहां का पुत्र मुराद था और जहांगीर का पुत्र खुसरो। दोस्तों, इसका डिस्कशन इस प्रकार है। बाबर के पुत्रों में हुमायूं, कामरान मिर्जा, अस्करी मिर्जा और हिंदाल मिर्जा प्रमुख है। अकबर के प्रमुख पुत्र सलीम, मुराद मिर्जा और दनियाल थे। शाहजहां के 4 प्रमुख पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, और मुराद बख्श। जहांगीर, जिसे अन्य नाम सलीम है। सलीम के पुत्रों में खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, खुसरो मिर्जा, परवेज आदि सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ इमारतें दी गई है, दूसरी तरफ बनवाने वाला या बनवाने वाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ए का 4, बी का 1। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो देखते हैं, काबुली बाग मस्जिद ये बाबर ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया है और एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। हरियाणा के पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर विजय की स्मृति में बनवाई थी। अच्छा, तो इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की थी, उन्हीं के याद में, स्मृति में बाबर ने पानीपत में क्या बनाया था? तो काबुली बाग मस्जिद। मस्जिद के रूप में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित माना जाता है। इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था।
एतमाद उद दौला का मकबरा जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में बनवाया था, जिसे जिसे या जिन्हें एतमाद उद दौला की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? यानी पहला है हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर। दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। तीसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच किया गया था, यह सही नहीं है। विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि यह सही नहीं है। बाकी ए और बी दोनों सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जबकि हल्दीघाटी का युद्ध जून 1576 में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर की सेना विजयी रही। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत को। मुगल काल के दौरान सूरत को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के प्रमुख केंद्रों में से एक है। विश्व के इतिहास में मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे मक्का के द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कई यात्री समुद्री मार्ग से सूरत से रवाना होते थे। इसे पश्चिम एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सूरत अन्य एशियाई देशों में समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार किए जाने वाला सामान और कपड़ों के मुख्य केंद्रों में से एक था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद की 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह सही उत्तर इसका हो जाएगा विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में लगभग 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। अगला टॉपिक है सिख संप्रदाय। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पटना। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब हर मंदिर साहिब पटना में स्थित है। अगला टॉपिक है मराठा राज्य और संघ। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य संबंध में सहायता करती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी। शिवाजी ने मराठा राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इनका विवरण निम्नलिखित है। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य अथवा मजमूआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाक्यानवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। अगला है सचिव अथवा
शुरुनवीस, राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, ये शुरुनवीस का काम था। सुमंत या दबीर, ये विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर ए नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना। अगला है पंडित राव, विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना, ये पंडित राव का था। मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीश ही कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान करना है। तो सीधा इसका मिलान देखते हैं क्योंकि हमने पीछे पढ़ ही लिया है। अच्छा, ऊपर दिया ही हुआ ही है कि सुमंत किसे कहा जाता था, ये विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, सचिव पेशवा, क्या पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। और सुमंत अमात्य, सुमंत विदेश मंत्री, देख लेता हूँ, सुमंत विदेश मंत्री को ही कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और अमात्य जो होते थे वो आपको होते थे मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व, ये वित्त मंत्री अमात्य होते थे। और सचिव ये पत्राचार प्रभारी होते थे। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ए, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो ये मराठा प्रशासन में। अगला है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। दोस्तों, अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य का विघटन। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किनके द्वारा? तो शाहजहां द्वारा, पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। नादिर शाह अपने साथ 60 लाख रुपये, कई हजार अशरफियां, 1 करोड़ रुपये की सोने की वस्तुएं, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। किसने? तो नादिर शाह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 ईस्वी में हो गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्टार दिया गया है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सुल्तान ए शाह आलम आज दिल्ली तापालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इसके बारे में का प्रश्न ही गलत था, क्योंकि इसमें बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि शाह आलम द्वितीय के बारे में ये कहा गया था। अब देखिए दोस्तों, आगे है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसको इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। और फिर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया। आगे की वीडियो में इसको देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।